तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 22 में प्रश्न नंबर 75 तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 23 में हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद अति लघुत्तरी और इस टाइम लघुत्तरी प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो 2 नंबर का आता है। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ इस चैनल को शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 76 है, मिशनरी स्कूलों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मिशनरी स्कूलों की प्रमुख विशेषताएं देखिए क्या है। पहला क्या है मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं। कक्षा शिक्षण प्रणाली शुरू करने का श्रेय इन्हीं मिशनरियों को जाता है। तो जो आप इस टाइम प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में जो आप विद्यालय जाते हैं और क्लास में बैठ करके पढ़ते हैं, ये मिशनरियों का देन है। मिशनरी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो मिशनरी स्कूल थे उसमें आधुनिक शिक्षण टेक्निक जो जो आप पढ़ते हैं अपने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, ये सब मिशनरी स्कूल के टाइम से ही चला आ रहा है। मिशनरी स्कूल के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थीं। तो जो मिशनरी स्कूल हैं उनके प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थीं। मिशनरी स्कूल के प्राथमिक स्कूल में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थीं। मिशनरी स्कूल में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। पांचवा, इन स्कूलों में पाठ्यक्रम व्यापक था। पाठ्यक्रम क्या था, बहुत डाइवर्सिफाइड था, बहुत ज़्यादा था, व्यापक था। उसमें ज़्यादा नहीं, मतलब व्यापक का मतलब ये हर क्षेत्र को छूता था। कला विज्ञान साहित्य क्षेत्र, सब क्षेत्र को ये टच करता था। मिशनरी विद्यालय का जो पाठ्यक्रम था उसमें भारतीय एवं अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाते थे, भूगोल, गणित, व्याकरण और विज्ञान आदि विषय सम्मिलित थे। बालकों को पुस्तकें एवं लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। तो ये मिशनरियों का सब देखिए देन था। तो मिशनरी स्कूलों की प्रमुख विशेषता यही रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 क्या है, प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद क्या है। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ओरिएंटल एक्सीडेंटल एजुकेशन कंट्रोवर्सी। तो ओरिएंटल मतलब क्या जाएगा, प्राच्य। ओरिएंटल मतलब प्राच्य और एक्सीडेंटल मतलब पाश्चात्यवाद विवाद। तो चलिए पढ़ते हैं प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद क्या है। तो भारत में सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया था और इस कर्तव्य को पूर्ण करने हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई। परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धन किस प्रकार खर्च किया जाएगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद शुरू हो गया, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। यह विवाद 20 वर्षों 1813 से 1833 तक लगातार चलता रहा। यह विवाद निम्नलिखित विषयों पर था। तो भारत में सन 1813 में आज्ञा पत्र आया था। उसने जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करने का कर्तव्य जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका था। ठीक है, लेकिन वो अपना कर्तव्य पूर्ण करने हेतु 1 लाख रुपया क्या किया, 1813 का आज्ञा पत्र सुनिश्चित कर दिया कि 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देना है शिक्षा के क्षेत्र में। आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धन किस प्रकार खर्च किया जाएगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद शुरू हो गया, जिसे प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद के नाम से जाना जाता है। यह विवाद 20 वर्षों 1813 से 1833 तक लगातार चलता रहा। और क्यों था, देखिए किस विषय पर था। तो विवाद का विषय ये था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, मध्यम माध्यम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कौन से मीडियम से होना चाहिए, एवं साधन क्या होना चाहिए। इन विवादास्पद प्रश्नों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रमुख वर्ग बन गए थे। कौन कौन से वर्ग बने थे, जब 20 वर्षों का विवाद था ये, प्राच्य शिक्षावादी थे, एक पाश्चात्य शिक्षावादी थे और एक लोक भाषावादी थे।
तो ये यही प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 78। प्रश्न नंबर 78 क्या है? भारतीय शिक्षा में मैकाले के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय शिक्षा को मैकाले का योगदान, तो मैकाले का क्या योगदान था भारतीय शिक्षा को? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत की शिक्षा के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा, इस विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान मैकाले को भारतीय शिक्षा के इतिहास में मार्ग प्रदर्शक मानकर चलते हैं, जबकि कुछ लोग मैकाले को भारत को दासता की जंजीर में जकड़ने हेतु उत्तरदायी मानते हैं। तो भारतीय शिक्षा को मैकाले का जो योगदान था, कुछ लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं और कुछ लोग निगेटिव लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था। उसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाए, उनको हमें उदारता पूर्वक भूल जाना चाहिए। उसकी अज्ञानता के लिए हमें उसे क्षमा करना चाहिए। मैकाले के विषय में अग्रलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला, शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले को भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक माना गया है। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह प्रथम अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। दूसरा देखिए, मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया। क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर प्राच्य पाश्चात्य वैज्ञानिक भारतीयों हेतु सुलभ हो गया। तीसरा देखिए, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उनमें राजनैतिक जागृति उत्पन्न की थी। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता, तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। मैकाले के विवरण पत्र में कुछ कमियां थीं। उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े, इसलिए मैकाले की कटु आलोचना भी की जाती है। तो ये था मैकाले की शिक्षा नीति। देखिए मैकाले की शिक्षा नीति का भारत में क्या योगदान था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79, कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। 2022 में पूछा है। अथवा भारतीय शिक्षा में कर्जन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान रहा है भारतीय शिक्षा में? तो भारतीय शिक्षा के विकास में लॉर्ड कर्जन का योगदान निम्नलिखित है। पहला क्या है? विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन एवं उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना। दूसरा क्या था? माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि करना। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा की उन्नति करना। चौथा, मातृभाषा को माध्यम बनाकर भारतीय भाषाओं का विकास करना। पांचवा, कृषि प्रधान देश के लिए कृषि शिक्षा की व्यवस्था करना। छठवां, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना करना। तो ये भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का ये योगदान रहा कि विश्वविद्यालय का क्या किया इसने? पुनर्संगठन किया, उच्च शिक्षा का स्तर उठा दिया और माध्यमिक शिक्षा में भी इसने गुणवत्ता में वृद्धि की, प्राथमिक शिक्षा में भी इसने वृद्धि की, मातृभाषा को माध्यम बना के लोगों को पढ़ाने का सुझाव दिया, भारतीय भाषाओं को वैल्यू दिया, कृषि प्रधान देश के लिए कृषि
शिक्षा की व्यवस्था की, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की। तो लॉर्ड कर्जन का ये योगदान था। प्रश्न देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 80। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं लिखिए 2020 में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं देखिए। विद्यालय एवं कक्षा कक्षों को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। दूसरा, छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर जोर दिया गया। तीसरा क्या किया गया? विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना के माध्यम से। चौथा, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया हेतु न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया। पांचवा, प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक के मानक एवं उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का 5 लाइन था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 81। एसओपीटी का पूरा नाम लिखिए, इसके दो मुख्य उद्देश्य बताइए, 2022 में पूछा है। अथवा प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, एसओपीटी कब प्रारंभ हुआ? इसके किन्हीं दो उद्देश्यों का विस्तार कीजिए, 2020 में पूछा था ये एसओपीटी। तो एसओपीटी का पूरा नाम है, एसओपीटी का पूरा नाम है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर। प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम एसओपीटी कार्यक्रम संपूर्ण देश में 1993-94 में प्रारंभ हुआ। इसके उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। तो एसओपीटी का प्रारंभ कब हुआ देश में? 1993-94 में। तो इसके क्या उद्देश्य थे? पहला उद्देश्य ये है कि एनसीईआरटी सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना। तो जो एसओपीटी में जो एनसीईआरटी जो 1991 में राष्ट्रीय रिपोर्ट निकाला था कि न्यूनतम अधिगम स्तर बच्चों का डिसाइड किया गया था, उस पर बल देने के लिए किया गया था। दूसरा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास करना। तीसरा, अध्यापकों को छात्र छात्राओं को केंद्रित अधिगम अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना। चौथा, कौशल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। ये एसओपीटी का प्रारंभ और गठन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रवेश हेतु विद्यालय एवं शिक्षकों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो स्कूल और शिक्षकों के क्या दायित्व हैं? चलिए पढ़ते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल एंड टीचर्स। सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, साथ ही व्यक्तिगत और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए न तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा और न ही अभिभावक या बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25,000 और उसके पश्चात अपनाई गई हर प्रक्रिया पर 50,000 का दंड देना होगा। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होंगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी।
बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण के द्वारा किया जाएगा, जो जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न कर ले। तो स्कूल और शिक्षकों का दायित्व है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने के लिए। वो रोक नहीं सकते या घूस नहीं ले सकते। तो किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा किए जाने पर सेवा नियमों के तहत उक्त व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।